यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। पूर्णांक 70 का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पहले के 15 मिनट जो आपको होते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। निर्देश सबसे पहले देखिए तो यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क व ख में विभाजित है। हम आपको बता दें कि क में इतिहास और नागरिक शास्त्र होता है और खंड ख में आपके भूगोल के प्रश्न होते हैं। प्रश्न 4 प्रकार के हैं: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय। और आइए सीधे क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। खंड क, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो जो सही जवाब है वो है 1914, 1914 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ये अगर आपने संस्कृत ली होगी 10th में तो महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आपका राइट आंसर है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। और जैसे जर्मनी के एकीकरण में आपकी बिस्मार्क फेमस है, वैसे ही फ्रांस के एकीकरण में नेपोलियन फेमस है। तो फ्रांस के एकीकरण में जो प्रमुख भूमिका थी वो नेपोलियन की थी, यानी नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। अगला पेज है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ये क्वेश्चन है। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही है। नमक का प्रयोग अमीर गरीब करते थे, ये भी सही बात है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो संघीय राज्य मतलब एक तरह से राज्य नहीं है, इसमें से केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली आपका संघीय राज्य नहीं है। भारत में संघीय राज्यों की व्यवस्था है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा पहले 7 और केंद्र शासित प्रदेश थे, हालांकि उनकी संख्या अब बढ़ गई है जब से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा उसका ख़त्म किया गया है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो नेपाल ऐसे तो कहा जाता है, एक और आपके जीके का क्वेश्चन है कि ऐसा देश जो कभी गुलाम ही नहीं हुआ तो वो नेपाल है। लेकिन जो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई वो 2006 में मानी जाती है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी को के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने भैया बहुत भूमिका निभाई थी, ये आपने पढ़ा होगा, आप लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है? घातक है ही है। 2 कारण लिखना है, आप लिख देंगे। अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो क्या होता है कि समाज में एक अनबैलेंस मतलब एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। त्यौहार वगैरह में भी विद्रोह की समस्याएं रहती है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं सांप्रदायिकता से। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो पहले तो 6 थी, उनमें किन्हीं 2 का नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, या तमाम सारी और हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, नहीं राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और इसके अलावा 1-2 कई और सारी हैं, आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मुद्रण क्रांति मतलब जो प्रिंटिंग का एक रिवॉल्यूशन आ गया था, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का एक युग आ गया था, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रांति पे असर पड़े, सूचनाओं का संचार होने लगा था और राजा अपने फरमान इसके तरीके से सुना सकते थे, जो बुद्धिजीवी थे अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते थे, तो ये असर पड़े थे। 19वीं सदी में प्रकाशन के विभिन्न पहलू क्या थे? तो यही विभिन्न पहलू थे। मुख्य इनमें ये था कि विचारों का आदान प्रदान होने लगा था, संचार होने लगा था जनता और बुद्धिजीवियों के बीच। नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ? संक्षेप में लिखिए। तो आपने ये पढ़ा होगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। और भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है? तो भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है? लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है इंडिया में। इसके 4 लक्षण बताइए। तो लक्षण आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये सब है। सामाजिक भेदभाव का क्या आशय है? तो समाज में किसी भी स्तर पे भेदभाव, जातिगत भेदभाव हो सकता है, धार्मिक भेदभाव हो सकता है, संप्रदाय के आधार पर या पंथ के आधार पर यदि 2 वर्गों के बीच विभेद की स्थिति हो, मतलब उनको अलग अलग या तो अधिकार दिए जाएं या अलग से कोई दर्जा दिया जाएगा, तो उसको सामाजिक भेदभाव कहेंगे। इसे समाप्त करने के लिए 2 उपाय तो ये हो जाएंगे कि धर्मवाद और जातीय व्यवस्थाएं ख़त्म की जाएं। महामंदी का क्या आशय है? तो महामंदी का ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि महामंदी 1921 से
1931 के बीच में पूरे विश्व में आई थी। आर्थिक मंदी थी, बहुत बड़े स्तर की मंदी थी। पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ था। लगभग सभी देशों की जो आर्थिक स्थितियाँ थी बड़ी निम्न हो गई थी, तो उसी को महामंदी नाम दिया गया। मंदी अभी जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था जिसको आर्थिक मंदी कहते हैं, तो यही महामंदी वैश्विक स्तर पर हो गई थी, बहुत बड़े स्तर पर। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं, 2020 का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ही पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन तो हर हाल में तैयार ही कर लीजिए। तो औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। मशीनीकरण आता है इससे, और लोगों को व्यवसाय के अवसर मुहैया होते हैं। पूंजीवाद एक हिसाब से बढ़ता है, और बहुत सारे उसके लक्षण आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन है, ये आपका दीर्घ उत्तरीय है। तो ये सारे ये जो आपका क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय में 12 और 13 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से दो दो ऑप्शनल हैं। आप कोई एक कर सकते हैं, मतलब 12 कर सकते हैं, और 13 में भी एक एक कर सकते हैं क्रमशः। उसके बाद ये कुछ आपके यहाँ जो मानचित्र भरने वाले क्वेश्चन हैं वो आते हैं। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने श्रमणीय आंदोलन प्रारंभ किया था, ये पढ़ लीजिएगा। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर है कोलकाता। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो ये मैं क्वेश्चन ये भी आप पढ़ लीजिएगा। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो ये अमृतसर में हुई थी। तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो उसके नीचे जो 14 नंबर का सेक्शन आता है वो आपको नहीं करना है। खंड ख आपका शुरू होगा, तो खंड ख में आपका भूगोल और भूगोल आपका उसमें होता है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में जोड़ते हैं, तो उसमें मुंबई और कोलकाता हो गया। और निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट शायद 2005 में बना, आप पढ़ लीजिएगा बुक से। सलाल बांध किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है सलाल बांध। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में चिनाब आपकी नदी है, वहाँ पे उस पर ही सलाल बांध स्थित है। पवन ऊर्जा का विशालतम केंद्र, तो ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। तो ये कभी कभी तमिलनाडु ऑप्शन में रहता है, कभी कभी गुजरात रहता है, वो दोनों ऑप्शन सही हैं। तमिलनाडु भी बड़ा केंद्र है, विशाल केंद्र है पवन ऊर्जा का, और आपका महाराष्ट्र और गुजरात भी हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। भारत में किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो उर्वरक भारत में थोड़े कम बनते हैं, तंबाकू, चाय और कॉफ़ी, इन तीनों का उत्पादन तो होता ही है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपने पढ़े होंगे लघु उद्योग, और तो वही लघु और बृहत उद्योग, और एक दो और उद्योग थे, वहीं से आपको लिखना है। केरल में अन्य राज्यों की तुलना शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, इनको अपना पता है कि कैसे उनका केयर करना है, ये चीज़ें पता है। वस्तु विनिमय प्रणाली आपने पढ़ी होगी, वो लिख लीजिएगा। विनिमय मतलब एक दूसरे से समझौता एक प्रकार का होता है। तो पहले एक दूसरे को वस्तुएं देकर आपस में वस्तुएं ले ली जाती थी, बदलाव एक दूसरे से बदल कर काम चलता था, तो उसको विनिमय प्रणाली कहते हैं। चावल उपज के लिए 3 भौगोलिक दशाएं, तो आप पढ़ लीजिएगा, हाई स्कूल में चावल और भौगोलिक दशाएं पूछी जाती हैं। तो भौगोलिक दशाएं क्या हैं, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पानी बरसे, मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, और चावल उपज के लिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो चावल धान की फसल होती है वो गल जाती है। और नीचे भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए, तो भारत में भैया लौह अयस्क का उत्पादन भी होता है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और कुछ और राज्य हैं, तो वो भी आपको लिख देने हैं। एक विकसित देश की विशेषताएँ क्या होती हैं, तो भैया विकसित देश की विशेषताएँ बहुत सारी होती हैं। तकनीकी रूप से देश आगे होना चाहिए, तकनीकी विकास होना चाहिए देश में, विकसित देश की यह विशेषता है। शैक्षिक स्तर या शिक्षण का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, जो भी विकसित देश हैं। और जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, ग्रांड और इनकम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय दर भी अधिक होनी चाहिए। तो ये भैया विशेषताएं हैं विकसित देशों की। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण, तो उद्योगों की स्थिति को क्या प्रभावित करते हैं, और जलवायु प्रभावित करता है। कैसे जलवायु प्रभावित करेगा, कि जहाँ की जलवायु जिस हिसाब से होगी उस टाइप के ही बिजनेस या उद्योग वहाँ पे किए जा सकते हैं। तो आपकी पहली बात जलवायु प्रभावी होती है किसी भी उद्योग को लेकर। और उद्योग को स्टोर
कहीं भी कोई चीज़ आप उस स्टोर को हिंदी में क्या कहेंगे, कहेंगे कि भंडारण क्षमता या भंडारण गृह कह सकते हैं। कि कोई भी भैया उद्योग कर रहे हैं तो आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको रखने के लिए, जो भी उत्पादन कर रहे हैं रखने के लिए भी जगह चाहिए। तो वो उद्योग की स्थिति को वो भंडारण भी प्रभावित करता है। और भंडारण के अलावा परिवहन की व्यवस्था, तो परिवहन भी एक बहुत ही कारण ही है। तो परिवहन भी उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसका तो बाज़ार जाने के लिए कहीं न कहीं परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगला बाज़ार भी एक पॉइंट हो सकता है। तो आप इन चारों पॉइंट का उल्लेख कर सकते हैं। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब कट छट के बह जाना। ठीक है। तो मृदा अपरदन से अभिप्राय यह है कि जब बारिश होती है या बाढ़ आती है उसके साथ बहुत सारी मिट्टी कट के चली जाती है या अन्य कारणों से मिट्टी कट के चली जाती है, ये मृदा अपरदन का यही मतलब है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं? तो बाढ़ है कभी कभी, या तेज़ तूफान उत्तरदायी कारण है, या फिर भूस्खलन भी उत्तरदायी कारण है, या फिर तेज़ बरसात उत्तरदायी कारण है। और भारत में आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? तो भैया एक चीज़ हम आपको बता दें कि परिवहन के साधनों का ये महत्व है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है रेलवे से होती है। रेलवे मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा इनकम देती है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि वो परिवहन का बड़ा साधन है। तो परिवहन के साधनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर परिवहन के साधन न होते तो जो अगर मान लीजिए परिवहन के साधनों से आर्थिक विकास ना होता, अगर गवर्नमेंट की इनकम न बढ़ती तो हर गांव तक वो बस क्यों भेजती? आप देखते हैं बस भर के आती, 30 सवारी की जगह 40 सवारी लदी रहती है। मतलब एक तरह से जनता को सुविधा मिलती है, लेकिन जनता द्वारा दिए गए किराए का भरपूर उपयोग होता है। मतलब उससे पूरा पूरा जो भी मामला होता है, आर्थिक परिस्थितियाँ उससे सरकार की मजबूत होती है। सरकार की क्या कह सकते हैं, देश की आर्थिक स्थितियाँ मजबूत होती हैं। इसीलिए भारत में आप देख रहे हैं कि नए नए परिवहन के साधन खुल रहे हैं। आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। जैसे लखनऊ में अभी मेट्रो बन रही है, और मतलब लखनऊ में तो बन चुकी है, शुरू हो चुकी है। नोएडा में पहले से थी। इसके अलावा अब कानपुर में मेट्रो का काम शुरू होने जा रहा है। वाराणसी में मेट्रो बनने जा रही है। तो इन सारे चीज़ों का आप उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी परिवहन के साधन हैं। सरकार को उसमें फ़ायदा दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आर्थिक विकास हो रहा है, इसलिए परिवहन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है? तो उपभोक्ताओं का शोषण होता है, कोई चीज़ आप मनमाने रेट पर अगर आप दुकानदार हैं या आप विक्रेता हैं, कोई भी वस्तु मनमाने दाम पर बेच रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि उपभोक्ताओं का आप एक तरह से शोषण कर रहे हैं, कंज्यूमर्स का आप शोषण कर रहे हैं। उदाहरण देकर समझाइए तो फॉर एग्जांपल आपके पूरे शहर में आपकी केवल एक दुकान है जहाँ पे आप मान लीजिए कोई एक चीज़ मान लीजिए, सिर्फ एक आपकी दुकान है जहाँ कोविड काल में आप सैनिटाइज़र बेच रहे हैं और किसी के पास सैनिटाइज़र नहीं है। तो आप ही के पास सैनिटाइज़र, आप चाहिए 1,000 रुपये लीटर बेचिए, 500 रुपये लीटर बेचिए, या 50,000 रुपये लीटर बेचिए, जिसकी आवश्यकता होगी वो आप तक खरीदने आएगा। तो आप किसी के घर में जाकर ज़बरदस्ती पैसे नहीं लूट रहे हैं, लेकिन आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके यहाँ से कोई वस्तु खरीदे। तो इसलिए उसको उपभोक्ताओं का शोषण उसी श्रेणी में रखा जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और क्योंकि इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, मतलब ये सारी आर्थिक स्थितियाँ यही संभालता है। कोई भी अगर बैंक ज़्यादा गड़बड़ होती है उसको लोन देने का कार्य भी यही करता है। समस्त बैंकों का कह सकते हैं संचालन भारतीय रिजर्व बैंक ही देखता है। जितने भी नोट आने हैं, कैसे नोट्स आने हैं, सारे के सारे मुद्राओं का भी कह सकते हैं कि मुद्राओं के भी कार्य यही देखता है, छपाई से लेकर सब कुछ। मानचित्रकार कोई एक पत्तन या बंदरगाह दिखाना है तो आप इसमें पोरबंदर बंदरगाह दिखा सकते हैं, या चेन्नई बंदरगाह दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं इसमें। मुंबई का भी बंदरगाह आप दिखा सकते हैं इसमें। भारत के एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कोई एक केंद्र स्टार चिन्ह अंकित कीजिए। तो कोई एक केंद्र भैया भारत का नक्शा होता, मैं तो अभी आपको दिखाता। वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो बड़े केंद्र हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई है और बेंगलुरु है। बेंगलुरु लखनऊ या उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे होगा। एक सेकंड मैं आपको नक्शा बना के दिखा दे रहा हूँ। कम ही लोग वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो देख रहे होंगे वो लाभान्वित हो जाएंगे। मान लीजिए ये नक्शा है, तो यहाँ पे आपका बेंगलुरु पड़ता है, लगभग बीच में से थोड़ा हल्का नीचे। तो यहाँ पे आपका बेंगलुरु पड़ता है। तो बेंगलुरु में क्या है, आईटी हब है, सॉफ्टवेयर का वो है।
आपको बंदरगाह दिखाना है, बंदरगाह आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जहाँ मैं अभी उंगली रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। कोयला उत्पादन का कोई एक राज्य, तो कोयला यहाँ उड़ीसा में भी, इधर साइड में भी कोयला होता है। और उसके पहले क्वेश्चन क्या था? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हो गया, कोयला उत्पादन हो गया। चलिए, डल झील, डल झील आप कश्मीर में दिखा देंगे, सबसे ऊपर दिखा देंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है, आपको हल करना है। ये 28 नंबर का फिर से आपके लिए नहीं है। तो ये मैंने अभी पूरा आपके लिए सोशल साइंस का 2020 का, सामाजिक विज्ञान का जो भी प्रश्न पत्र है हमने आप तक उल्लेख किया, आप तक पहुंचाया। और अब आपका फ़र्ज़ है कि चैनल पे बस बने रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। शुक्रिया।